जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आप लोगों को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमसे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। तो सभी के लिए एक ही जवाब है कि आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में होने वाला है। यानी कि करीब आपके पास अभी से 3 महीने का लगभग समय है। तो आपको बता दें 3 महीना से भी कम समय जो है आपके पास है, यानी कि 90 दिन कह सकते हैं। 90 दिन भी नहीं है, अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में कभी भी जो है आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इधर उधर भटक रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। तो इसके लिए आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपना जो है तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तो होगा ही, तो आपको जो है तैयारी पहले से बेहतरीन तरीके से करके रखना है ताकि अच्छा नंबर आप लोग ला सके। तो आप लोग जो है इधर उधर ना भटकने के बजाय जो है आप लोग तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए, आज की इस बिहार पुलिस कांस्टेबल का सुपर मॉक टेस्ट में जो है हम आपको फिर से एक सेट और कराने वाला हूँ, जो कि बेहतरीन तरीके से चित्र के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न पढ़िए और आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट बॉक्स में जो है फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न क्या है? भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वैसे मैं आपको बता दूं क्या है प्रश्न में। भूमि का वह भाग, भूमि मतलब क्या? जमीन। जमीन का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना भी ब्लू वाला है, ये एक मैप हम आपके सामने लेकर आया है उदाहरण के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ये जितना ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये पानी है, यानी कि समुद्र है, कोई नदी है। लेकिन देखिएगा तो यहाँ जो ये आपका सऊदी अरबिया है, इसको देखिएगा, ये तीनों तरफ जो है ब्लू वाला कलर से घिरा हुआ है। मतलब तीनों तरफ से इसके पास जो है पानी से ही ये घिरा हुआ है। लेकिन इधर से देखिएगा तो इधर जो है थोड़ा आपका ये इराक जो है लगा हुआ है। लेकिन ये तीनों तरफ से सऊदी अरब जो है आपका घिरा हुआ है पानी से। तो इसको जो है क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कभी कभी इंग्लिश में इसको ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन में क्या होगा? प्रायद्वीप के बदले जो है आपको पेनिसुला देगा। तो पेनिसुला भी आपका सही जवाब है। ध्यान रखें, तीनों ओर पानी से घिरे होने वाले और एक तरफ मात्र जमीन से घिरे होने वाले जगह को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का तत्सम। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैथ और थोड़ा सा जो है आपका रीजनिंग का एक प्रश्न पूछने का होगा तो पूछेगा, लेकिन नहीं पूछता है, वो मैथ में ही आ जाता है। तो इतना आपका सिलेबस में है, तो उसी के अनुसार हम आपको करा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का प्रश्न आपके सामने है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो है तत्सम शब्द जो है किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। मैंने पिछले टेस्ट यानी कि कल भी 7:30 बजे आपको लाइव क्लास में बताया था तत्सम और तद्भव के बारे में। तो देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को। जैसे कि तत्सम शब्द का मतलब ऐसा होगा, ऐसा शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाए उसे तत्सम कहेंगे। और एक होता है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, उसे जो है तद्भव कहते हैं। उदाहरण के लिए आम्र, अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा 10वीं में तो उसमें भी अनुवाद बनाते होंगे, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? आम का आम्र लिखते थे। तो ये जो है संस्कृत भाषा है, तो ये आपका क्या हो गया? तत्सम। और आम्र जो है अब क्या बन गया? आम। हिंदी भाषा में इसको क्या बोलने लगे? आम। तो ये हो गया आपका तद्भव। यही इसका ट्रिक है। इसी प्रकार से जो है आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा पूछा गया था, तो किसी भाषा के मूल शब्द को जो है तत्सम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। और यहाँ पे कुछ इनके कृतियां हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि भगत सर्वज्ञ, वैद्य की हिंसा, ना भवती, विनय प्रेम, पत्सा, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे चलें, दास कैपिटल एक पुस्तक है, ठीक है, किताब का नाम है दास कैपिटल। बताइए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। दास कैपिटल पुस्तक की जो है यहाँ पर बात हुई है, आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दास कैपिटल, कैपिटल माने क्या होता है? राजधानी, तो यही हुआ दास की राजधानी। तो देखिए ये किताब जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, कम्युनिस्ट दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति में एक मूलभूत सैद्धांतिक पाठ है, यानी कि ये किताब है। और आपको बता दें ये क्लास का टाइमिंग जो है प्रतिदिन रात के 7:30 बजे रखा गया है। तो आप लोग 7:30 बजे अपने मन से जो है डेली स्टडी चैनल को खोल करके लाइव आ जाया कीजिए। चलिए इसको देखिए, ये जो है आपका अमरबेल है, इसको जो है कसकुटा के नाम से भी जाना जाता है। ये अमरबेल जो है ये एक प्रकार का क्या है? अमरबेल जो है ये पौधा का नाम है अमरबेल। ये ऑप्शन में बताइए ये क्या है? तो अमरबेल की बात किया जाए तो ये परजीवी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, परजीवी। तो देखिए अमरबेल जो है एक पौधा है और इसकी लता और बीज का उपयोग जो है जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, यानी कि इससे जो है दवाइयाँ बनाई जाती है अमरबेल से। तो ये आपका क्या है? परजीवी है। आगे चलें, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक कौन सा परिणाम था? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। आर्थिक, आर्थिक मतलब क्या? फिनेंशियल, यानी कि पैसा की बात हो रही है, पैसे कौड़ी की। तो आर्थिक तौर पर जो है 19वीं शताब्दी में जो है भारत पर अंग्रेजी शासन का जो है परिणाम पड़ा था, वो था आपका भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो देखिए आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक ब्रिटेन में उद्योगों के लिए वाणिज्यिक फसलों और कच्चे माल की वृद्धि थी और चाय, कॉफ़ी, इंडिगो, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसे विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक फसलों को अलग अलग उद्देश्यों के साथ पेश किया गया था। अगला देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है आपका साइंस का प्रश्न है। कोलेस्ट्रॉल की बात किया जाए तो ये जो है आपका पशु वसा में पाया जाने वाला वसा युक्त एल्कोहल है, यानी कि वसा जिसमें पाया जाता है जो भी चीज़ें में, उसे जो है ये आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे रक्त यानी कि ब्लड में पाया जाने वाला एक मोमी यानी कि वैक्सी पदार्थ है और हमारे शरीर को स्वस्थ कोशिकाओं यानी कि सेल्स के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बात हुई है मोमी वैक्सी पदार्थ। तो देखिए ये क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल जो है मोमी वैक्सी पदार्थ है, यानी कि मोमी पदार्थ है। मोमी पदार्थ मतलब क्या? मोमी का मतलब होता है मक्खन, जिस चीज़ में जो है वसा पाया जाता है उसे कहते हैं मोमी या फिर वैक्सी पदार्थ। जैसे कि मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। चर्बी, मलाई, पनीर, पिज्ज़ा, चिप्स, ये सब जो है वसा के उदाहरण पाए जाने वाले चीज़ें हैं, मक्खन ये सब, ठीक है। आगे चलें, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति अधिकार जो है कब से लागू हुआ? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2010। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के नाम से जाना जाता है। RTE, एक होता है RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है RTE मतलब राइट टू एजुकेशन है, समझ में आया? एक है RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन और RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद का एक अधिनियम बना था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। तो प्रश्न में पूछा गया था कब लागू किया गया था? अप्रैल 2010, तारीख थी 1 अप्रैल। और शिक्षा का अधिकार जो है ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है हमारा।
और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है मुफ्त में सरकार की ओर से शिक्षा दिया जाता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये बातें लिखा गया है? अनुच्छेद 21 के ए। ध्यान रखिए 21 के ए। देखिए संविधान में अनुच्छेद बहुत है, लेकिन सब थोड़े ना पूछेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए 6 से 14 साल के वर्ष की आयु को जो है मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 21 के ए में। आगे चले, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब से शुरू की गई है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई है? तो देखिए 1998 में किया गया है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए महीना पूछ लिया है, तो अगस्त महीने में शुरू हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में शुरू की गई थी और इसे राष्ट्रीय बैंक कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के मार्गदर्शन में बनाया गया था। यानी राष्ट्रीय बैंक कृषि के लिए हो गया आपका क्या? नाबार्ड जिसको कहते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आंसर होगा यहाँ पर आर्द्रता, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आर्द्रता जो है, वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। और जब वायु नम होती है, मतलब नॉर्मल होती है, तो उसमें बहुत अधिक जल वाष्प होती है। अगला देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एडवेंचर, इसका जो है एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो आंसर तो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एडवेंचरस। तो देखिए यहाँ पे आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? विशेषण का नाम आपने हिंदी में सुना होगा। एडजेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है, ये जो है आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, कोई भी चीज़ दुनिया का करना, ये जो है आपका वर्ब कहलाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि किसी में जैसे करना लिखा आपने लगा लीजिएगा, जैसे कि लिखना, ना लग रहा है, ना मतलब ज़्यादातर में लगेगा, ये जो है आपका वर्ब होगा। जैसे कि लिखना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, ये सब जो है आपका क्या होगा? वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाफ, ईट, रीड, टीच, ये सब जो है आपका क्या हुआ? वर्ब हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ब होता है, एक होता है एडजेक्टिव। तो वर्ब से जो है एडजेक्टिव भी बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे यही पूछा है कि एडजेक्टिव फॉर्म बताइए एडवेंचर का। तो हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव को। और इसका क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या है विशेषण का? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का कैसा है? अच्छा है, इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक कैसा लड़का है, उसका विशेषता क्या है? अच्छा, मतलब गुड। गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। 3 पुस्तकें मैंने खरीदी। कितने पुस्तकें खरीदा मैंने? 3 पुस्तकें। तो यहाँ पर जो है आपका 3 क्या हो गया? पुस्तकें की विशेषता बता रहा है कि 3 पुस्तक खरीदें, यानी कि यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसी काम करना। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा कोई काम है, बहुत कठिन सा, तो उसको करना, तो वो साहसी काम हो गया। और इसका जो है एडवर्ब बनाइएगा तो एडवेंचरस हो जाएगा। एडवेंचरस पर्सन। एडवेंचरस पर्सन मतलब क्या? साहसी लोग। मतलब साहसी लोग ही साहसी काम को कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम को कौन कर सकता है? साहसी लोग। तो यही हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ठीक उल्टा अगला प्रश्न पूछा है। पहले पूछा एडजेक्टिव फॉर्म, अब क्या पूछा है? वर्ब फॉर्म पूछा गया है, वर्ब। तो ये है आपका एक्सीलेंट एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। इसका वर्ब बताना है। तो एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है बताइए? एक्सीलेंट का मतलब आपने सुना होगा, कोई अगर कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई एग्जाम निकाल लेता है बहुत बड़ा, जैसे यूपीएससी का कोई एग्जाम ने निकाला आपके बगल में, तो आप क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा। एक्सीलेंट मतलब क्या हो गया? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही हुआ एक्सीलेंट का मतलब। तो ये जो है आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा चीज़ें करने के लिए जो है एक्सीलेंट का प्रयोग होता है। तो एक्सेल जो है यहाँ पर अच्छा चीज़ करना हो गया। तो एक्सेल को आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। एक्सेल आपका वर्ब, एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव। जैसे कि कोई भी काम करता होगा कोई, अगर वो बढ़िया अगर करता है कोई कठिन काम,
तो उसको क्या बोलते हैं बाद में, एक्सीलेंट, तुमने बहुत बढ़िया से इसको कर लिया, तो यही हुआ आपका एक्सीलेंट। आगे चलिए, निम्न शब्दों में से ओजस्वी का उचित विपरीत शब्द क्या है? ओजस्वी का उचित विपरीत शब्द क्या है ये बताना है। ओजस्वी का उचित विपरीत शब्द क्या होगा? तो देखिए, ओजस्वी का उचित विपरीत शब्द यहाँ पर होगा निस्तेज। निस्तेज मतलब यहाँ पे देखिए आपको बता दें, ओजस्वी का मतलब होता है ओजस्वी का विपरीत जो है यहाँ पर निस्तेज होगा। विपरीत मतलब एंटोनिम जो इंग्लिश में पूछते हैं, यही इंग्लिश में पूछ लेता है तो इंग्लिश का प्रश्न हो गया। तो देखिए, ओजस्वी का मतलब होता है, ओजस्वी है आपका एक विशेषण, और इसका अर्थ होता है ओजस्वी का मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली लोग एक तरह से कह सकते हैं। और निस्तेज का मतलब होता है तेजहीन, जो कि बहुत कम स्पीड से चलने वाला हो, तेजहीन, ठीक है, तो उसे कहेंगे निस्तेज। तो उल्टा शब्द ओजस्वी का क्या होगा? निस्तेज। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग इस वीडियो को फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और साथ ही इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा अपडेट के लिए जो है, अगर आप लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मुझे PDF नहीं मिल रहा है, PDF नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दें, आप लोग इस वेबसाइट पर जाइए। इस क्लास को ख़त्म करने के बाद जो है इस वेबसाइट पर जाइए, www.dailystudy.co.in लगा करके डेली स्टडी को खोजिए। वहाँ पर जो आपको PDF मिलेगा और फ्री में सेट भी मिलेगा। जैसे देखिए कि ये कल ही अपडेट हुआ है, बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी PDF डाउनलोड। यहाँ पर जो है आप फुल एक्सप्लेन, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना, चित्र के साथ जहाँ जहाँ बताते हैं, वैसे आप सेम इसका यही क्लास का जो है नोट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जा करके फ्री में। कहाँ पर? इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in। देखिए अपडेट हुआ है, वहाँ पे जाइएगा, क्लिक करके तो वहाँ पे आपको सेक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बिहार पुलिस को खोज लीजिएगा, उस पर क्लिक करके जो है ये PDF आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रत्येक दिन। तो आज बताना था, उसके बाद आप लोग करते रहिएगा डाउनलोड इस वेबसाइट पर से जा करके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जीरैंड। जीरैंड यहाँ पे भरने के लिए बोला है, क्या है? आई लाइक फॉर अ वॉक। ब्लैंक यहाँ पर है आई लाइक ब्लैंक फॉर अ वॉक, मतलब मैं क्या पसंद करता हूँ? टहलना पसंद करता हूँ। तो देखिए, जीरैंड का साफ कहने का मतलब है जितना भी वर्ब होता है, जैसे प्ले, मतलब प्ले माने खेलना, रन माने दौड़ना, ये सब होता है ना, तो जितना भी वर्ब होता है उसमें ING लगा दीजिए लास्ट में। जैसे कि हमने बनाया ये प्ले, PLAY, प्ले माने क्या होता है? खेलना, इसमें प्लस ING कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा जीरैंड। क्या हो जाएगा? जीरैंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब में गो लगा है, मतलब गो माने जाना, गो की बात हो रही है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, ING वाला लगाना है, सिर्फ भर में ING, ना कि टू इन, ये कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ भर में ING प्लस कर दीजिए, ये आपका जीरैंड हो गया। तो क्या होगा? आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, इंग्लिश का ही है। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जो है, जैसा मैंने आपको क्या बताया पिछला वाला क्वेश्चन में, कि जीरैंड बनाने के लिए किसी भी वर्ब में जो है आपको क्या करना है, क्या करना है? ING लगाना है। तो ये आपका हो गया जीरैंड। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का नियम यही है कि जितना भी वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे वर्ब क्या दिया है? थैंक थैंक थैंक, मतलब धन्यवाद कर रहा है किसी चीज़ को लेकर। पहले वही देख लेते हैं सेंटेंस। आई वुड लाइक ब्लैंक यू फॉर कमिंग हियर टू नाइट, मतलब ये कह रहा है कि मैं जो है आपका धन्यवाद किया होता, मतलब मैं आपका धन्यवाद करूँगा आप यहाँ आएंगे, तो आपका यहाँ पर आने के लिए मैं आपको धन्यवाद करूँगा। थैंक मैंने धन्यवाद ही ना होता है, लाइक मैंने पसंद करना, मैं आपको धन्यवाद करना पसंद करूँगा, यहाँ पर आप आते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लगाने के लिए बोला है। तो इन्फिनिटिव लगाने का नियम यही है कि उसके पहले जो है टू लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे थैंक है ना, थैंक मैंने धन्यवाद करना, इसके पहले टू लगा दीजिए। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए टू इसमें भी है, थैंक्ड में इसमें भी है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ये थैंक का जो है दूसरा रूप है, ये जो है आपका ING लगा दिया है, तो नहीं होगा। ये सिंपल में टू लगा दीजिए, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने ये ट्रांसलेशन इतना तो जरूर बनाया होगा, अगर कुछ नहीं जानते हैं फिर भी। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं पटना जाता हूँ,
तो क्या करते हैं, ये नहीं होगा। ये तो ट्रांसलेशन सही ही है, आई गो टू पटना, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिखना चाह रहा था इस प्रकार से, मैं जो है खेलना पसंद करता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा माउस से कितना लिख पाएंगे, अच्छा से नहीं लिखा पाता है माउस से, ठीक है। तो मैं खेलना पसंद करता हूँ, ये जो कंप्यूटर में देखिएगा माउस, उससे लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं खेलना पसंद करता हूँ, इसको बनाइए। पहले क्या बनाएंगे, मैं पसंद करता हूँ क्या, आई लाइक हुआ ना, आई लाइक माने मैं पसंद करता हूँ क्या, खेलना, खेलना क्या है वर्ब, तो इसको टू लगा दीजिए, आई लाइक टू प्ले, ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये भी सही नहीं है, लेकिन एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ पे समझ लीजिए। आगे चलते हैं, त थ द ध न, ये जो है इसका उच्चारण हमारे बॉडी से जो है कहाँ से होता है, चलिए बोलिए हमारे साथ, त थ द ध न, कहाँ से बोले, दांत का प्रयोग आपने ज़्यादा किया है, गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, दांत। आगे चलते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है। तो यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, यह है उत्तर भारत का मैप। यहाँ पे जो है आप देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से और ये जो है दिल्ली तक चला जाता है, हरियाणा इधर तक। तो ये पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। तो ऑप्शन बी को आंसर कीजिए, अरावली पर्वत। ये जो है भारत मतलब बहुत पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ये ज़्यादातर राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो देखिए अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक फैला हुआ है। और ये 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछता है अक्सर कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो नाम क्या है आंसर, गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे बी नंबर सही जवाब है, अरावली। आगे चले, भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किस तारीख को हुई। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत जो है किस तारीख को हुई, फटाफट बताएंगे। आंसर होगा यहाँ पर 21 जनवरी 2004 को जो है किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए किसान कॉल सेंटरों का उद्देश्य क्या है, किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्थानीय भाषा में तुरंत प्रतिक्रिया देना है। जैसे कि भारत में कई प्रकार के भाषा बोला जाता है, साउथ इंडिया जाइए वहाँ तेलुगु वगैरह बोला जाता है। तो यहाँ जो है सभी राज्यों के लिए जो है यह स्थानीय भाषा में जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया दिया जाता है किसानों के लिए। और ये देश के किसी भी हिस्से का किसान जो है कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर ये है 1551 या फिर 180018015551, इस पर जो है टोल फ्री नंबर पर जो है आप अपनी समस्या बता सकते हैं, खेत या फिर अपने चीज़ों से लेकर किसान लोग के लिए है। तो ये नंबर भी कभी पूछ लेगा कि 1551 जो है ये किसका, कौन सा कॉल सेंटर का है, तो किसान कॉल सेंटर के है। आगे चलिए, बिहार का प्रश्न है, बिहार की शिवालिक रेंज को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए ये है आपका बिहार का जो है चंपारण का क्षेत्र, यहाँ पर है शिवालिक पर्वत, जो कि यहाँ पे पूछा गया है शिवालिक रेंज। तो देखिए शिवालिक पर्वत जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, शिवालिक रेंज को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये शिवालिक रेंज जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में फैली है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है इसका शिवालिक पर्वत का, एक है आपका रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर रेंज और तीसरा है हरहा घाटी। ये सब जो है आपका कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। आगे चले, इनमें से कौन सा एक आदर्श ईंधन है, चलिए फटाफट बताएंगे। आदर्श ईंधन की बात किया जाए तो ये होगा आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल गैस। तो देखिए उदाहरण आप ऐसे ध्यान रखिए, इसका ट्रिक क्या है, आदर्श ईंधन को पहचानने के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला, आसानी से कैसे, मिट्टी का तेल ये सब आपको निकालना पड़ेगा, कोयला ये सब आप जो है खदान वगैरह से निकालना पड़ेगा, लकड़ी काट के लाना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है जैसे कि ऑक्सीजन ले लीजिए, ये तो ऐसे मिलते रहता है, इसको थोड़ी ना कोई देता है कि ले पकड़ के ले, तो अपने मिलते रहता है, ये आसानी से मिल रहा है सबको। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक गैस यानी कि आदर्श ईंधन। तो यहाँ पे आसानी से मिलने वाला चीज़ हो गया, लागत कुशल, परिवहन में आसान, उच्च कैलोरी मान होता है, ये सब आदर्श ईंधन का।
आगे चले, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, फटाफट बताएंगे। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 41 व्यंजन है। देखिए व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन और इसकी कुल संख्या है 27। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 27, अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4। तो यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे ध्यान रखिए, इतना तो जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को 4 भाग में बांटा गया है। एक है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, मतलब स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या अगर आपसे पूछ ले कभी तो 27, बाकी के कोई भी व्यंजन पूछा जाए तो 4 है। अब कुल मिला करके 41 है, तो 41 सही जवाब है डी नंबर। आगे चले, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? क्या है प्रश्न? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिला में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते हुए जो है आधुनिक भारत के मंदिर शब्द दिया था। आगे चले, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा जारी किया जाता है। और वायुमंडल में जो है यानी कि वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% और नाइट्रोजन 78%। 78% जो है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। आगे चले, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ग्रास। व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ग्रास? मतलब घास के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी एग्रोस्टोलॉजी। बाकी के ऑप्शन को देख लीजिए, घास के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी, इस इंग्लिश का स्पेलिंग ऐसे है। उसके बाद मिट्टी यानी कि मृदा प्रबंधन और फसलों के पौधे के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ये है स्पेलिंग। औषधियों यानी कि दवाई बनाने वाले पेड़ पौधे से जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। और झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रालॉजी, डेंड्रालॉजी। तो यहाँ पे पूछा है घास के अध्ययन मतलब एग्रोस्टोलॉजी। आगे चले, पानी को अक्सर क्लोरीन से उपचारित किस लिए किया जाता है? फटाफट बताइए, पानी को अक्सर क्लोरीन से उपचारित किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा कीटाणु को मारने के लिए। देखिए डॉक्टर वगैरह भी, डॉक्टर जी भी जो अगर जाइएगा डॉक्टर के पास तो वो गर्म पानी इसलिए कहते हैं पीने के लिए कि इसमें जो है कीटाणु जो है छोटे छोटे होते हैं, तो उसको अगर आप लोग गर्म वगैरह कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कीटाणु मर जाते हैं। इसलिए जो है क्लोरीन का उपचार जो है कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, क्लोरीन को मारने के लिए जो है पानी को क्लोरीन से उपचारित किया जाता है। अब 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपके लिए है, भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और तुरंत आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ देख लीजिए। अगर सेम डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है पीडीएफ डाउनलोड का लिंक होगा, उस पर जो है आप टेस्ट भी दे दीजिएगा, वहीं पर टेस्ट दे सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि पीडीएफ सिर्फ आपको लेना है तो पीडीएफ वहाँ पर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जरूर जाइए, www.dailystuddy.co.in ऐसे लगाना है, co.in ना कि .com। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम, इस पर जरूर जाइए और पीडीएफ लीजिए। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और पिछला सेट नहीं लगाया है तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लगा लीजिए, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी सेट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।